हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल A1 लर्निंग 101 में। तो आज हम क्लास 6 बुक को स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 से पढ़ना। अगली वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे। ऐसे चलते चलते हम आपको पढ़ाते जाएंगे। अभी क्लास 6 का स्टार्ट किए हैं। जब क्लास 6 ख़त्म हो जाएगा, चार्ट 2 सब्जेक्ट होता है, चार्ट 2 सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम क्लास 7 का पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। चैप्टर का जो नाम है वह है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखते हैं क्या है चैप्टर में। बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है दोस्तों। तो देखिए, इसको जानने के लिए हमें अतीत का अध्ययन करना पड़ेगा। अब अतीत क्या होता है? तो अतीत मतलब होता है इतिहास। अतीत का मतलब होता है इतिहास। तो अब इतिहास किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं बेसिक से। सब कुछ आपको हम बताते जाएंगे। देखिए, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास जो है, जो यहाँ से रह के गए हैं जो लोग, जो जीव जंतु, उनका जानने का एक साधन है इतिहास। ठीक है, उसके बाद है इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, और यह हमें वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है। इतिहास हमें बताता है कि आज जो हम दुनिया देख रहे हैं, आधुनिक दुनिया, ये कैसे विकसित हुई दोस्तों। ये हमें इतिहास से पता चलता है। जो हम वर्तमान में भी जी रहे हैं, वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करके हमारे पूर्वजों, आपके पूर्वजों ने ये आधुनिक दुनिया को बनाया है, ये हमें इतिहास से ही पता चलता है दोस्तों। उसके बाद है इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि ये आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का एक परिणाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो दुनिया है, ये आधुनिक दुनिया जो भी है, ये एक ही बार बदल इतना नहीं गया। इसे बदलने में कई सदियों लग गई दोस्तों। थोड़ा थोड़ा बदलते बदलते पहले आग की खोज हुई, ऐसे होते होते पहिए की खोज हुई, मनका की खोज हुई। ऐसे बहुत साइंटिस्ट हो रहे हैं जो हमें ये आधुनिक दुनिया को दिए हैं। तो हमें सब कुछ का पता कैसे चलेगा? अतीत बोले तो इतिहास का अध्ययन करके। अब है लोग कहाँ रहते थे, यहीं से ये चैप्टर चालू होता है, वो बेसिक था। तो सबसे पहला साक्ष्य जो मिला है लोग का रहने का, नर्मदा नदी के तट पर। लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोग इस नदी के तट पर क्यों रह रहे थे? क्योंकि उस समय के लोग को पानी का साधन का नदी, तालाब, कुआं, ये सभी हुआ करता था। तो उस समय में कोई चापाकल, नल सब तो होता नहीं था। तो इसी के कारण वो लोग नदी के तट पर रहना पसंद करते थे। नदी के तट पर रहने से एक और फ़ायदा हो जाता था उनको कि अगर कोई जानवर पानी पीने के लिए आते होंगे तो वो उसे आसानी से शिकार कर पाते होंगे दोस्तों। इसीलिए उस समय के लोग नदी किनारा रहना पसंद करते थे। फिर है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्रहक थे। अब कुशल संग्रहक क्या होता है? देखिए, कुशल मतलब होता है जिसे उस चीज़ के बारे में जानकारी हो, और संग्रहक मतलब होता है गैदरर, इकट्ठा करने वाला। कुशल संग्रहक, जैसे मान के चलिए कि आप कोई जंगल में रह रहे हैं, मान के चलिए आप, तो ये आपको मालूम होगा कि ये जो पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है, तो वो हमें फल देता है, वो हमें खाना चाहिए। उसी के बगल में कोई जहर का पेड़ होगा तो वो आप नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे। तो आपको जानकारी जो होगा उसे हम कुशल संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आपको जानकारी के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि UPSC में एक बार सवाल आया था प्रीलिम्स के पेपर में, कि ऑप्शन दिया था 4 ऑप्शन के अंदर ऑप्शन होता है, आपको मालूम है। तो उसमें था जो कुछ कुशल संग्रहक थे, यहीं से सवाल आ गया था। वहाँ पर सभी कुशल संग्रहक थे और 4 ऑप्शन था। जिसे आप देखते तो आप ये नहीं कह सकते कौन सा गलत है, ये आप कन्फ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे ये जो कुछ दिया है, यहीं से सवाल आ गया था कि कुछ कुशल संग्रहक थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों से संग्रह किया करते थे। जो आदि मानव बोल सकते हैं, वो जो थे वे अपने भोजन के लिए संग्रह इकट्ठा करते थे जड़ों और फलों से। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। उस समय में मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, अभी भी हैं। तो उस समय में जानवर का शिकार करते थे और शिकार करके कच्चा खा जाते थे। और एक चीज़ बता दें कि वो लोग जो थे वो झुंड में मिलकर शिकार किया करते थे। अक्सर झुंड में या तो खुद मर जाते थे या मार देते थे। अब है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है, ये उत्तर पश्चिम में है। तो आप मैप में देखिएगा, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। सबसे ऊपर मैप में उत्तर होता है और राइट साइड पूरब होता है। तो यही दोनों आपको मालूम होगा तो आपको और पता चल जाएगा। ये अभी पाकिस्तान में है, ये अभी फ़िलहाल में सुलेमान और किरथर पहाड़ी पाकिस्तान में है। हम सुलेमान और किरथर पहाड़ी को क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। और कोई पहाड़ी को क्यों नहीं पढ़े, सुलेमान और किरथर पहाड़ी को क्यों पढ़े? देखिए,
8000 ईसा पूर्व मतलब 8000 BC स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। यहीं पे आपका जवाब मिल गया। हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सबसे पहला खेती जो हुआ वो सिलमान और किरथर पहाड़ी पे हुआ। वो कौन कौन सी हुई? गेहूं और जौ की फसलें उगाया गया सबसे पहले। ये अभी पाकिस्तान में आता है फ़िलहाल में, तो समझ गए आप। उसके बाद है सबसे पहले उन्होंने ही भेड़ बकरी बैल गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के जो लोग थे उन्होंने ही सबसे पहले जानवर को पालतू बनाना प्रारंभ किया, भेड़ बकरी मवेशी सबको, ठीक है। और सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो कौन सी है? कुत्ता है, ठीक है। ये लोग गांव में रह रहे थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग गांव में रहते थे। गारो तथा विंध्य पहाड़ी। गारो जो है वो आप मैप में देखेंगे उत्तर पूर्व में स्थित है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, मध्य और विंध्य, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे सबसे पहली खेती हुई और वहाँ पे उपजाया क्या सब गया? तो जौ और गेहूँ। लेकिन गारो तथा विंध्य पहाड़ी पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? गारो तथा विंध्य पहाड़ी पे। इसीलिए हम गारो तथा विंध्य पहाड़ी को पढ़ते हैं। उसके बाद है सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? देखिए, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सहायक नदी या छोटी नदी हुई या बड़ी नदी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहायक नदियाँ जो छोटी नदी हुई, क्योंकि छोटी नदी ना मिलकर बड़ी नदी को बड़ी करने में सहायता कर रहा है, तो ये सहायक नदियाँ हम छोटी नदी को कहेंगे। जैसे सिंधु नदी का सहायक नदी है चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सब क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सहायक नदी को उपनदी भी कहा जाता है। सहायक नदी का दूसरा नाम उपनदी है। अगर आप कहीं पे उपनदी लिखे देखें तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा, उपनदी को ही सहायक नदियाँ कहा जाता है। अब है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। ये देखिए मैप में, यहाँ पे सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी आप देख लीजिए झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और व्यास नदी। ये सिंधु नदी का क्या है? ये उपनदी है। तब हम सिंधु नदी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। लगभग 4700 ईसा पूर्व, 4700 ईसा पूर्व कहने का तात्पर्य है 4700 BC। अगर AD BC में भी आपकी समस्या आ रही है आपको, तो आप हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये आपको मालूम है कि नदियों किनारे आरंभिक नगर क्यों फले फूले? क्योंकि पानी का उस समय में स्रोत जो है वो नदी ही हुआ करता था, इसलिए वो लोग नदी का किनारे रहते थे। और यही वो कारण है कि सिंधु नदी का जो विनाश जो हुआ वो बाढ़ के कारण हो गया है, ठीक है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास 2500 BC पूर्व हुआ। गंगा के किनारे, गंगा के सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास हुआ, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे गंगा तथा सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के जो आसपास के जो क्षेत्र थे उन्हें प्राचीन काल में पहले मगध बोला जाता था। अभी वो बिहार बन चुका है दोस्तों, और अभी बिहार का जो राजधानी है वो पटना है। तो उस समय मगध का राजधानी कहाँ पे था? तो देखिए, उस समय मगध का राजधानी पाटलिपुत्रम था, ठीक है। पटना ही था, पटना का नाम था पाटलिपुत्रम। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जो अपना देश जो है भारत देश, अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, मगध जैसे राज्यों की। अब है यात्राएं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। उपमहाद्वीप हम आगे आपको बताएंगे। ये यात्रा जोखिम भरी होती थी। सही बात है दोस्तों। अभी ना हम हिमालय के ऊपर से गुजर जाएंगे, हिमालय को देखते हुए निकल जाएंगे, नदी के ऊपर से निकल जाएंगे, अटलांटिक ओशियन के ऊपर से निकल जाएंगे। मतलब अभी हमें इतना संसाधन मौजूद है अभी कि हम यात्रा जो करेंगे उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगा। मगर पहले के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय के लोगों को यात्रा करने में बहुत कठिनाई आती थी, ठीक है। और ये जो यात्रा थी वो बहुत जोखिम भरी होती थी। किन किन कारण से ये यात्रा जोखिम भरी होती थी? नदियाँ, समुद्र, पहाड़ी, रेगिस्तान। खुले रेगिस्तान में चलना आम बात थोड़ी ना। तो इस सब के कारण
यात्रा बहुत जोखिम भरी होती थी उस समय में। अब पैदल ही यात्रा क्या करते थे वो लोग, कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं, कभी लोग अपने काम की तलाश में। इतना विकसित हो चुके थे उस समय के मानव कि काम सब की भी करने लगे थे भोजन के लिए। तो कभी प्राकृतिक आपदाओं क्या होता है, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा ही हुआ। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा किया करते थे उस समय के लोग। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेनाएं जो थी वो कभी कभी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यात्रा क्या करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि अपना राज्य बनाने के लिए जाते थे वो लोग सेनाएं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यात्राएं अभी भी लोग करते हैं व्यापारी के लिए, और पहले भी करते थे। ये चीज़ सिमिलर रहा है, बहुत ऐसा चीज़ है जो यात्रा में सिमिलर रहा है, पहले भी करते थे अभी भी करते हैं। उसके बाद है धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए धार्मिक गुरु सब एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इनसे भी कारण यात्रा होता था उस पहले ज़माने में, अभी भी होता है। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा क्या करते थे। सही बात है दोस्तों, पहले भी कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने के लिए जाते थे, और अभी भी आप लोग देखते होंगे ब्लॉगर सबको नए स्थान पे जाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, उत्सुकतावश जा करते हैं, पहले भी जाते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे का विचार जानने का अवसर मिलता था, मौका मिलता था। ये सब जो हम आपको बताएं अभी, धार्मिक गुरु जाते थे, उत्सुकतावश यात्रा क्या करते थे व्यापारी के लिए, ये सब जो बताएं आपको हम, इस सब यात्राओं से क्या फ़ायदा होता है वो लोगों को, तो इस सब यात्राएं से लोगों को एक दूसरे का विचार जानने का अवसर मिलता होगा। अब है उपमहाद्वीप, जिसे इंग्लिश में सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, किसी महाद्वीप, देखिए हम यहाँ पे महाद्वीप का भी डिफिनेशन आपको हम दे दिए हैं। तो महाद्वीप किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के जो 7 सबसे बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं उसे हम महाद्वीप कहेंगे। ये बेसिक से आपको हम बता रहे हैं, ये क्लास 6 बेसिक से शुरुआती होता है, इसलिए हम आपको बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, तो किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों के अलग पहचान रखता है, और इसके भूभाग में एक रूपता हो और उसे महाद्वीप कहा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई महाद्वीप की तरह कोई उपमहाद्वीप होना चाहिए, मतलब अपने में ही वो एक महाद्वीप की तरह हो। जैसे भारत है अपना, यहाँ पे आपको सभी तरह की जलवायु देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक अलग ही भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से होना चाहिए, तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, आपको मालूम है। और अभी नहीं कहा जाता है, पहले कहा जाता था, पहले मतलब राज्यों में इतना विखंडन नहीं हुआ था, तो पहले उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया अपना भारत को ही कहा जाता था। उसके बाद है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि पहले की यात्रा में भी और आज की यात्रा में भी बहुत कुछ सिमिलर ही रहा है। देखिए, आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। वो क्या क्या है, तो अपने रिश्तेदारों, मित्रों आदि से मिलने के लिए वो लोग आज भी यात्राएं करते हैं, पहले भी करते थे। दूसरा है काम के लिए आज भी करते हैं और पहले भी करते थे। और तीसरा है व्यापार के लिए, हमने पढ़ा भी है, व्यापार के लिए अभी भी करते हैं और पहले भी करते थे। इन सब कारणों से व्यापार सिमिलर ही रहा है। और चौथा है पर्यटन मतलब ऐतिहासिक स्थल को सैर करने के लिए, रोचक स्थानों को घूमने के लिए पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, अभी वर्तमान में करते हैं। तो इंडिया शब्द जो है दोस्तों वो इंडस से निकला हुआ है। ठीक है, अब हम इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इंडस को संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। मतलब पहले जब अखंड भारत था तो पाकिस्तान से मतलब भारत में आ जाता था, तो ईरानी और यूनानी पाकिस्तान के बगल में ही देश है। उन्होंने भारत नाम का प्रयोग पहले किया। भारत के एक समूह के लिए क्या करते थे वो लोग, भारत नाम से बुलाया करते थे। इंदोस या हिंदोस बोलते थे वो लोग, भारत नहीं, इंदोस या हिंदोस, ईरानी और यूनानी देश के लोग। और भारत का झगड़ा भी चलता था उस समय में ईरानी और यूनानी से। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ईरानी और यूनानी जो थे वे भारत का इंदोस और हिंदोस जो बोलते थे वो भारत को, वो एक समूह के लिए बोलते थे वो लोग। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, अभी भी होता है। अतीत के बारे में कैसे जानें,
अतीत मतलब बीते हुए कल के बारे में हम कैसे जानें? तो देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ मुख्य तरीका है, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इस सब का अध्ययन करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम पांडुलिपि के बारे में देखते हैं। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना होता है। साक्ष्य के लिए ढूंढना और पढ़ना होता है पुस्तकों को। ठीक है, ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। आपसे कोई पूछेगा पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो आप साधारण सी भाषा में बोलेंगे जो अतीत में जो पुस्तक मिले हैं वो हाथ से लिखे होते थे, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखे होना चाहिए, उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखे क्यों होना चाहिए, उसके पीछे भी कारण है। देखिए, अंग्रेजी में पांडुलिपि को लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, जिसका लैटिन शब्द होता है मैनु और जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। मैन्यू का जो अर्थ है वो हाथ से निकला है, इसीलिए हाथ से लिखे गए पुस्तक को हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि तारपत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नाम के पेड़ की छाल पर विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो आपके मन में यह सवाल आया होगा कि पांडुलिपि जो लिखते थे तो तारपत्ते और भोजपत्रे पर क्यों नहीं लिखते थे, दूसरे पत्तों पर क्यों नहीं लिखते थे? देखिए दोस्तों, दूसरे पत्ते पर इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि उस समय में भोजपत्रों और तारपत्रों ज़्यादा दिन तक अन्य पत्तों के तुलना में रहा करते साक्ष्य के रूप में, इसीलिए वो लोग तारपत्तों और भोज नाम के पेड़ पर लिखते थे। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया अथवा कुछ नष्ट कर दी गई। खुदाई होती है उसमें कुछ नष्ट हो गई, तो कुछ कीड़े ने खा लिया पांडुलिपि को। और अक्सर जो पांडुलिपि है वो कहाँ मिलते हैं, तो मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। मंदिरों तो आप लोग जानते होंगे, विहारों जो होता है वो गौतम बुद्ध सब का धर्म बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म का जैसे मंदिर होता है उसमें उस सब का विहार होता है। पांडुलिपियों जो थे वो 3 भाषा में अक्सर मिला करती थी। कौन कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और तमिल भाषा। तो अब आप तमिल भाषा और संस्कृत भाषा जानते हैं, प्राकृत भाषा क्या होता है? तो देखिए, प्राकृत भाषा वो हुआ जो कॉमन आदमी बचपन से प्रयोग करता है, जिसमें कोई व्याकरण का खास रूप रोल नहीं होता है, उसे प्राकृत भाषा बोला जाता है। ठीक है, प्राकृत भाषा का जो प्रयोग था वो आम लोग करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तारपत्तों पर लिखा गया है, यही है पांडुलिपि। अब है अभिलेख, जिसे इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। अगर आपसे कोई बोले कि आप ऐसी जगह लेख लिखिए, आप ऐसी जगह लिखिए जो वर्षों वर्षों तक रहे, तो आप शायद कठोर धातु या पत्थर पे लिखना पसंद करेंगे, तो उसे हम अभिलेख कहते हैं दोस्तों। तो आइए पढ़ लेते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत का मतलब होता है किसी की तुलना में अपेक्षा करना, कठोर सतह पर उत्कीर्ण के मिलते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। मतलब ऐसा लेख जो पत्थर या धातु पे अपेक्षाकृत या कठोर सतह पर उत्कीर्ण के मिलते हैं, उसे हम अभिलेख बोलते हैं। शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा अभिलेख पर रखते थे वो अपना। और यहाँ पे हम नोट दे दिए हैं, बगल में एनसीईआरटी के एक साइड में नोट्स था तो हमने अपन दे दिए। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुए अभिलेख कौन सा शासक का था, तो आप बोलेंगे अशोक शासक का था। ठीक है, इसके बारे में हम चैप्टर 8 में अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना ही था तो हमने आपको दे दिया। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही अभिलेख है, पत्थर पे लिखे हैं ये। अब है पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? जिन विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवनी का पता लगाया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व क्या हुआ? जिस विज्ञान के माध्यम से हम आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्वविद, वो धरती में छुपी हुई सामग्री को, मनका सब, सिक्के सब राज्य के, वो जो खुदाई करके निकालते हैं उसे पुरातत्व कहते हैं। मतलब साक्षी के रूप में जो निकलता है खुदाई सब करके, भौतिक जीवनी का पता लगाया जाता है कि पहले के लोग की भौतिक जीवनी कैसा था, वो पुरातत्व हुआ। ठीक है, अब अगर आप कोई चीज़ का उम्र का ज्ञात करेंगे तो ये तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए कार्बन डेटिंग पद्धति है, इससे पता लगाया जाता है कि कोई चीज़ कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, अब है पुरातत्वविद, आर्कोलॉजिस्ट। तो पुरातत्वविद क्या होता है? तो पुरातत्व वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्व का जो अध्ययन करता है व्यक्ति उसे पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, जैसे पुरातत्वविद कौन कौन सी चीज़ का अध्ययन करते हैं, खुदाई करके निकालते हैं, तो ईंट से बनी इमारतें का अवशेष,
हथियारों, औजारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों इत्यादि का वो निकालते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह मन का, ये कोई पत्थर पे उत्कीर्ण किए गए चित्रों हैं। तिथियों का महत्व, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखिए, वर्ष की गणना जो है वो किसे करते हैं हम, तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से करते हैं हम वर्ष की गणना। देखिए, अतः AD और BC के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का है, ठीक है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व वर्ष, पहले के वर्ष, ये सभी तिथियों को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में BC बोला जाता है, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट। अगर आप कहीं देख लें कि 500 BC 200 BC, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है BC मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। उसके मतलब हुआ जो 500 BC रहेगा, तो ईसा मसीह का जन्म 1 AD में हुआ, तो 1 AD से पहले वो डेट है, पहले का डेट है, ठीक है। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को AD कहा जाता है, AD या ईस्वी बोल सकते हैं। BC का ईसा पूर्व बोला जाता है और हिंदी में, और AD को ईस्वी बोला जाता है, ठीक है। AD का होता है एनो डोमिनी। हम यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, देखिए 100 BC, 99 BC, ऐसे चलते चलते 1 AD आएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, जो BC जो है बिफोर क्रिस्ट, वो घटते क्रम में आ रहा है। पहले 1000 BC होगा, फिर 9999 होगा, फिर 100 होगा, फिर 99 होगा, मतलब फिर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, मतलब घटते जाएगा। फिर 1 AD आएगा, फिर ईसा मसीह जी का जन्म होगा 1 AD में, फिर 1 AD 2 AD, फिर बढ़ते जाएगा। तो अभी वर्तमान में 2023 AD चल रहा है, 21वीं सदी। कभी कभी AD के जगह पर CE का प्रयोग होता है। ये जो है क्यों होता है, क्योंकि कैलेंडर में बहुत से ऐसे आ चुके हैं कैलेंडर, इसलिए उनको एक रूप से देखने के लिए CE का और BC का प्रयोग करते हैं, BP का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, CE मतलब होता है कॉमन ईरा, ठीक है। AD की जगह प्रयुक्त होता है ये, और BC की जगह पर जो होता है वो है BCE, बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं जिसे आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कृषि का आरंभ क्या हो, कब, कितने वर्ष पहले हुआ, तो 8000 वर्ष पूर्व, मतलब 8000 BC, तो ये आप याद कर लेंगे। कभी कभी इंग्लिश में BP मतलब वर्तमान से पहले, BP का हिंदी होता है वर्तमान से पहले, और इंग्लिश होता है बिफोर प्रेजेंट अक्षर का प्रयोग होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हम नए जोश, नई उमंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हम अपना आपको चाहेंगे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आपको हम पढ़ाएँ। और अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।